हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट की हुई है, जो टू पार्ट्स में डिवाइड है, मनी एंड बैंकिंग। मनी को हमने प्रीवियस टू वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। यदि आपको फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के नोट्स, वीडियोज एंड प्ले लिस्ट देखनी है तो आप सेम चैनल ममता गोयल पर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम आज डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक, मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या हुआ, मीन क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आपको कमर्शियल बैंक इजीली क्लियर हो जाएगा। एक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको बोला गया बैंक। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति। ए के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है और वो चाहता है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है। बी व्यक्ति क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए उसको लोन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करेगा, लोन यहाँ से लेगा। तो ए क्या करेगा, अपने 1000 रुपी, उसके पास 1000 रुपी एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट कर देता है और उस पर बैंक उसको 4% का ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही थोड़ा ना वो जमा करेगा, उसको भी तो कुछ चाहिए होता है। उसी तरह से बी को जब लोन की आवश्यकता होती है तो बैंक इसको प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा, लोन प्रोवाइड कराएगा। कितने परसेंट पे, 8% पर लोन प्रोवाइड कराता है। तो जो ये डिफरेंस हुआ, 8 और 4, कितना डिफरेंस हुआ इसमें, 4% का जो डिफरेंस हुआ, ये हुई कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट मोटिव से तो कोई व्यक्ति काम करता है, कोई भी बैंक हुआ, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, सभी प्रॉफिट मोटिव से ही वर्क करते हैं। तो बैंक का वर्क क्या हुआ, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, और किस पर्पज से, प्रॉफिट मोटिव से। क्लियर। तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लोन को ग्रांट कराना, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। मेन प्रॉफिट क्या है, मेन एम क्या है इसका, अर्निंग प्रॉफिट। तो इसके एग्जांपल, पीएनबी आपने सुना है, पंजाब नेशनल बैंक इज अ कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ, क्या है हमारा, कमर्शियल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक इज द एग्जांपल ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर हो गया। यानी कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन ग्रांटेड कराता है, किस पर्पज से, प्रॉफिट मोटिव से। अब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखो दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन। मेन फंक्शन क्या हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, जो कि मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा भी सेकेंडरी फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे कमर्शियल बैंक के, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में हमारे कौन कौन से आ गए आपके, सबसे पहले आया आपका प्राइमरी में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी डिफरेंट टाइप्स की बैंक करता है। मीन क्या हुआ, वो क्या करता है, अपना करंट अकाउंट खोलता है, फिक्स डिपॉजिट कराता है और सेविंग डिपॉजिट कराता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। मेन फंक्शन यही है कमर्शियल बैंक का, कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन ग्रांट कराना। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट किस किस रूप में वो करता है, इसमें वो देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। They accept deposit in the several form according to the requirement of the different section of the society। यानी सोसाइटी के पीपल्स की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, इसी के अकॉर्डिंग बैंक उनके क्या करता है, अकाउंट ओपन कराता है। द मेन काइंड ऑफ द डिपॉजिट आर, सबसे पहले क्या हो गया आपका करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, और हो गया दूसरा हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, जिसको एफडी भी बोलते हैं। सुना होगा एफडी का नाम, तो दैट इज कॉल्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई आपकी, फिक्स डिपॉजिट। और देन नेक्स्ट क्या हो गया आपका, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट मीन नॉर्मली हम बैंक में जाकर जो अपना खाता ओपन कराते हैं, यानी अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। अब देखते हैं इसमें करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट खोलता कौन है, बिजनेसमैन। किस पर्पज से खोलता है, क्योंकि बिजनेसमैन को डेली 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 बेसिस पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं, यानी पैसा निकालना, पैसा जमा करना, चेक को कई बार यूज करना, और क्या करता है, लेकिन इस पर बैंक उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, बल्कि इस पर चार्ज करता है। क्यों, क्योंकि उसका बार बार जो ट्रांजेक्शन होता है डेली बेसिस पर, वो क्या करता है, उस बेस पर क्या करता है, बैंक उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है।
यानी जो पैसा बिजनेसमैन अपना क्या करता है, बैंक में जमा करता है और निकालता है, दिन में वो कई ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये सेविंग अकाउंट में आपके नहीं होता है। करंट अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकता है, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है सेविंग अकाउंट की, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है। करंट अकाउंट डिपॉजिट होता क्या है? करंट अकाउंट डिपॉजिट में क्या होता है कि बैंक क्या करता है, जैसे जैसे बिजनेसमैन अपनी डिमांड करता है उसको उसको पे करना पड़ता है। किसको? बैंक को। दीज डिपॉजिट्स रेफर टू दो डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय द बैंक। किसके द्वारा रिपेबल होता है? बैंक के द्वारा, ऑन डिमांड। कौन डिमांड करता है? करंट अकाउंट डिपॉजिट मीन जो व्यक्ति करंट अकाउंट ओपन कराता है, जब भी वो डिमांड करता है बैंक को उसको पे करना होता है। जब भी वो डिमांड करता है, दिन में वो कई बार भी कर सकता है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है बैंक का, उसी के टाइम में। Such deposits are generally maintained by businessmen with the intention of the making transaction with such deposits। यानी ये डिपॉजिट्स आज किसके द्वारा मेंटेन होते हैं? एक बिजनेसमैन के द्वारा मेंटेन होता है विद द इंटेंशन। इंटेंशन क्या होती है उनकी? ट्रांजेक्शन करने की, मेकिंग ट्रांजेक्शन विद सच डिपॉजिट। जितना भी डिपॉजिट किया है उसने, उसके साथ ट्रांजेक्शन, यानी पेमेंट भी करेगा। पेमेंट करेगा ना, जब वो ट्रांजेक्शन करेगा तो मतलब उसको पेमेंट करना होगा और वहां से पैसा आएगा भी। यानी जो बिजनेसमैन होता है बैंक में एक दिन में काफी सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है। चेक को भी कई बार लगा सकता है और रिसीव भी कर सकता है। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाई अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यानी वो चेक भी, यानी 2-3 बार एक दिन में चेक भी लगा सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यानी बैंक बैंक का उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि उसने क्या खुलवाया हुआ है? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट किसके पर्पज से लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट। बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है इस अकाउंट पर। रादर बैंक इम्पोज सर्विस चार्ज फॉर रनिंग दीज अकाउंट। बल्कि बैंक उस पर सर्विस चार्ज लगाता है। किस पर? करंट अकाउंट पर। यानी यदि ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाता है या पहले जो भी कंडीशन बनी हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? उस पर सर्विस चार्ज लगाता है। अब आता है फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है हमारा? एफडी सुना है आपने? उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बैंक में कुछ पैसा फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर दिया है। सपोज 1 साल के लिए उसने क्या किया? डिपॉजिट कर दिया। तो 1 साल से पहले वो पैसा नहीं निकाल सकता। और बैंक क्या करेगा? इसको किसी भी तरह से लोन के रूप में इसको यूज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति इस पैसे को नहीं निकालेगा एक टाइम पीरियड तक, तो वो यूज कर सकता है, उसमें प्रॉफिट बना सकता है। तो एफडी में क्या होता है? इंटरेस्ट कंपेयर टू सेविंग बैंक या सेविंग अकाउंट के कंपेयर में इस पर क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट ज्यादा देता है। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दो डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड के लिए क्या होता है? बैंक में अपना अमाउंट जमा करा दिया जाता है। सर डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। लेकिन इस डिपॉजिट में, जैसे कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में क्या होते हैं हमारे? चेक की फैसिलिटी होती है। फिक्स डिपॉजिट में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। दी डिपॉजिट्स कैरी ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट बहुत हाई होता है। करंट अकाउंट में तो होता ही नहीं है रेट, क्योंकि कोई भी वो करता नहीं है, पेमेंट नहीं करता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक इसमें, करंट अकाउंट में, बल्कि उससे सर्विस चार्ज लेता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन हाईएस्ट रेट किसका होता है? एफडी का होता है। अब आ जाता है आपका सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट से मतलब, सेविंग अकाउंट से मतलब जैसे नॉर्मली हम अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। दी डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड द फिक्स डिपॉजिट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। कैसे? द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी। डिपॉजिटर को क्या होता है? चेक फैसिलिटी गिवन होती है। एंड विड्रॉन मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। और वो कभी भी अपने अकाउंट से क्या कर सकता है? मनी को निकाल सकता है। लेकिन करंट अकाउंट जितनी उसे फैसिलिटी नहीं होती है, उससे कम होती है। बट सम रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोर्ट ऑन नंबर ऑफ अमाउंट विड्रॉल। यानी कितना अमाउंट वो निकाल सकता है। दिन में एक बार निकाल सकता है या 2 बार निकाल सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं निकाल सकता। इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता दिन में। और क्या कर सकता है? जितना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस पर लगे होते हैं कंपेयर टू करंट अकाउंट, इन ऑर्डर टू डिस्करेज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सेविंग डिपॉजिट। क्लियर? दे कैरी ए रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट। यानी सेविंग डिपॉजिट पर भी क्या, सेविंग जो अकाउंट खुला हुआ होता है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। और करंट अकाउंट में तो दिया ही जाता है, इसलिए वो करंट अकाउंट से ज्यादा हो जाता है।
It must be noted that current account deposit and the saving deposit are checkable deposit, whereas fixed deposit is non-checkable deposit. कौन कौन से हुए आपके checkable deposit? सेविंग में और किसमें? करंट में। इसमें तो आप चेक का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में आप चेक का यूज नहीं कर सकते। अब आ जाता है आपका एडवांसिंग ऑफ लोन। फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा क्या हो गया? एडवांसिंग ऑफ लोन। ये किसका है? आपका कमर्शियल बैंक का सेकंड फंक्शन, मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले उसको लोन कैसे, ये भी तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहले कैश क्रेडिट, डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट में क्या होता है? वो क्या करता है, करंट एसेट, जो भी व्यक्ति की करंट एसेट होती है, जैसे शेयर्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इस पर क्या करता है, इस बिहाफ पर उसके अकाउंट में कुछ पैसा यानी कुछ कैश क्रेडिट कर देता है। किसके बिहाफ पर? जो उसकी एसेट होती है, शेयर, स्टॉक और बॉन्ड्स। ठीक है। उसके बिहाफ पर जब वो पैसा उसमें डालता है, तो जितना व्यक्ति को नीड होती है वो उसको निकाल सकता है। सपोज उसने 10,000 रुपी किसमें डाले? अकाउंट में कैश कर दिया किसी व्यक्ति की, किसके बिहाफ पर? शेयर, स्टॉक और बॉन्ड के बिहाफ पर। और व्यक्ति ने क्या किया, उसमें से 8,000 रुपये निकाले। ठीक है, सॉरी, 8,000 रुपये निकाले। तो जो वो इंटरेस्ट देगा वो केवल 8,000 रुपये पर देगा। किसमें? कैश क्रेडिट में। क्लियर? बाकी के 2,000 जो अकाउंट में पड़े हैं उस पर उसको इंटरेस्ट देने की नीड नहीं होती है। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट रेफर टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर्स अगेंस्ट द करंट एसेट लाइक shares, stock and bonds. Clear? A credit limit is sanctioned and the amount is credited in his account. The borrowers may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. यानी एक लिमिट के साथ उसको पैसा दे दिया हमने 10,000, कितना दिया? 10,000 रुपये उसमें डाल दिया। यानी बैंक ने किसी व्यक्ति के, जिसने वहां पर अकाउंट ओपन किया हुआ था, उसके उस पर क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया एक लोन। कितना? कैश क्रेडिट। कितना? 10,000। किसके? जिसके पास शेयर था, स्टॉक था या बॉन्ड था, इसके भी आप पर। क्लियर? तो 10,000 में से यदि वह व्यक्ति 8,000 रुपये निकालता है, तो वो उसको किस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? केवल 8,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको पूरे 10,000 का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सेकंड हो गया आपका डिमांड लोन। डिमांड लोन से मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम, डिमांड डिपॉजिट होता था हमारा, डिमांड डिपॉजिट से मतलब क्या होता था? जब भी हमें चाहिए होता था पैसे, हम बैंक से डिमांड कर सकते थे और बैंक को हमें पेबल करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। ऐसे ही डिमांड लोन से मतलब क्या हुआ? जब भी बैंक चाहेगा वो जिस व्यक्ति ने लोन लिया उससे डिमांड कर कर वापिस ले सकता है। डिमांड लोन। डिमांड लोन रेफर टू दो लोन्स व्हिच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। किसी भी टाइम क्या कर सकता है? बैंक इसकी डिमांड कर सकता है। The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum. जितना भी अमाउंट डिमांड यानी बैंक ने उसके उसमें डाला है, किसके उसमें? किसी व्यक्ति के अकाउंट में, जैसे 10,000 रुपये डाले हैं, तो वो कभी भी इसको मांग सकता है और उसे जो चार्ज देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, वो पूरे 10,000 पर करना होगा। भले ही वो 5,000 उसको यूज करे, चाहे 6 करे, चाहे 7 करे, लेकिन इंटरेस्ट वो पूरे 10,000 पर देगा। दैट इज कॉल्ड डिमांड लोन। शॉर्ट टर्म लोन यानी कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए क्या होता है? लोन लिया जाता है। उसमें क्या होता है? दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कोई व्यक्ति सिक्योरिटी रखकर, सिक्योरिटी से मतलब अपनी ज्वेलरी रखकर, मकान रखकर या एफडी रखकर, या कोई भी क्या करते हैं, एसेट रखकर वो पैसा उधार लेता है। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड द बोरोवर्स क्या करता है? किसी भी बोरोवर्स के अकाउंट में वो पैसा डाल दिया जाता है। एंड बोरोवर्स कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ द लोन। यानी उस जो गिरवी रखी है, या जो कह सकते हैं कि उसने कोलेटरल सिक्योरिटी जो भी दी है, ठीक है, इस सिक्योरिटी पर उसको जितना भी पैसा मिला है, सपोज उसको 20,000 रुपये लोन का लिया है उसने, कितना? अपनी ज्वेलरी के ऊपर, इस लोन पर ही अपना इंटरेस्ट पे करना होगा। भले ही वो पैसा ज्यादा ले या कम यूज करे, लेकिन लोन लेने के बाद, 20,000 लोन लेने के बाद उसे पूरे पर इंटरेस्ट देना होगा। केवल कैश क्रेडिट में ऐसा होता है कि जितना आप यूज करोगे उतने पर, उतने लोन पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन डिमांड लोन में क्या होगा? बैंक कभी भी उसकी डिमांड कर सकता है। डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है कि जितना पैसा उसके अकाउंट में जाता है,
किसी व्यक्ति के अकाउंट में बैंक के द्वारा डाला जाता है, उस पूरे अमाउंट पर वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेकेंडरी फंक्शन इन एडिशन टू प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन। यानी प्राइमरी फंक्शन तो आपको पता ही चल गया, आपको अब पढ़ने हैं हमें सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला आएगा आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक एक रिलायबल पर्सन को, यानी जिस पर उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है, कुछ समय के लिए उसे एक्स्ट्रा मनी दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। जैसे किसी व्यक्ति के अकाउंट में 25,000 रुपए है सपोज, और उसको पैसे की जरूरत है, अकाउंट में कितने हैं आपके 25,000 रुपए, और वो उसको 5 लाख रुपए क्या करा देता है, उसके अकाउंट में प्रोवाइड करा देता है। 5 लाख प्रोवाइड कराने के बाद क्या करता है, जितना पैसा वो व्यक्ति बैंक से निकालता है उतने पर उसको इंटरेस्ट देना होता है, और ये शॉर्ट टर्म पीरियड करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी किसी भी रिलायबल पर्सन को वो क्या करता है, अकाउंट में उसके ज्यादा, जितना उसके अकाउंट में है उससे ज्यादा वो उसको दिला सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इट रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउ टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट। यानी कस्टमर को अलाउ कर दिया जाता है ओवरड्रॉ, यानी जितना पैसा है उससे ज्यादा निकालने के लिए, हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, यानी एक लिमिट सेट कर दी जाती है। जैसे हमने एक लिमिट सेट की थी कि 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, तो जितना पैसा वो निकालता है उसमें उस पर क्या कर दिया जाता है, इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू द रेस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर। ये फैसिलिटी केवल रेस्पेक्टेबल और रिलायबल कस्टमर को ही दी जाती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए। कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉ बाय देम। यानी जितना भी अमाउंट वो निकालता है उस पर क्या करता है, बैंक को, उस कस्टमर को पे करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ओवरड्राफ्ट में मतलब जितना अमाउंट हमारे अकाउंट में है उससे ज्यादा अमाउंट क्या करती है, बैंक उसको प्रोवाइड करा देती है, लेकिन किसको, रेस्पेक्टेबल पर्सन को, रिलायबल पर्सन को, और एक वो भी एक लिमिट के साथ बनती है। और जितना पैसा वो निकालता है बैंक से उस पर ही उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक क्या करती है, प्रॉफिट मोटिव से वर्क करती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिलाने पर भी उसको प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वो इंटरेस्ट मिलता है वो उसको ज्यादा पे करना पड़ता है उस व्यक्ति को। क्लियर? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज सेकंड पॉइंट हुआ। अब ये क्या होता है, जैसे सपोज ए व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए के पास पैसा है और बी को बिजनेस करना करना है, तो ए बी को वो सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करा देता है। तो बी क्या कहता है ए को कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो हम इसके बदले में क्या कर लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन क्या हुआ कि मैं आपको 3 मंथ के बाद एक पर्टिकुलर डेट पर इतना अमाउंट पे कर दूंगा, यानी 1 लाख रुपए पे कर दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक एग्रीमेंट बन जाता है कि आपको 1 लाख रुपए 3 मंथ के बाद आपको दे दूंगा। तो कुछ समय के बाद वो उस टाइम एग्री कर लेता है, ए इस बात पर एग्री हो जाता है। ठीक है, किसी इमरजेंसी के कारण ए को वो पैसा कुछ समय पहले ही चाहिए होता है, तो उसके लिए वो कहता है बी से कि आप मुझे मेरा पैसा अभी दे दे। ठीक है, तो बी कहता है कि वो मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि आपको मैंने पहले ही कंडीशन बता दी है, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना है उसके अकॉर्डिंग आप बैंक से उसको ले सकते हैं। तो ए जाता है बैंक के पास, बैंक में गया, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उसको वो पैसा दे देते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया न देकर वो क्या करते हैं, 98,000 रुपये उसको दे देते हैं। 98,000 का मतलब क्या हो गया, आपके 2,000 इसमें कम होंगे। 2,000 रुपये क्या हुए, उसके सर्विस चार्ज हो गए। किसकी सर्विस चार्ज हुए, ये बैंक के। तो 98,000 रुपये वो ए को दे देता है, और 3 महीने बाद वो क्या करता है, ये पैसा किससे लेता है, बी से लेता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ सबमिट कर देता है, बैंक में सबमिट कर देता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मीन क्या हुआ, ए को पैसे की नीड थी, पैसा उसने क्या किया, अपनी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की बी को, बी ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया, तो उस समय वो एग्री हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद ए को जो प्रॉब्लम्स आई उसके लिए उसको पैसा तुरंत चाहिए था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने बैंक में सबमिट कर दिया, ए को पैसा मिल गया, और बैंक ने वो पैसा 3 महीने के बाद बिल बी से ले लिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भी बैंक ने अपना कार्य प्रॉफिट मोटिव से किया है। कोई भी कार्य बैंक अपना
क्या करती है, वो प्रॉफिट मोटिव से ही करती है, वो क्या चाहे उसको देना हो चाहे उसको लेना हो। तो ठीक है, तो इसके 2000 का क्या हुआ, बैंक का ये प्रॉफिट हो गया। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इट रेफर टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। यानी मैच्योरिटी से पहले यदि उस बैंक में क्या जाता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जाता है, तो उसको क्या करता है, उसको उस पर क्या करता है, बैंक कुछ चार्ज लगा देता है। आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्टिंग का मतलब क्या हुआ, कम करना। 1 लाख थे, ये कितने, 98,000। द कमीशन, डिडक्टिंग द कमीशन, ये क्या हो गया, इसका बैंक का कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, कमीशन हो गया। बैंक पेज द बैलेंस ऑफ द होल्डर, उसका बैलेंस किसको दे देता है, होल्डर को दे देता है। ऑन मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी पर क्या करता है, बैंक गेट्स इट्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी। यानी बी से उसने क्या किया, अपनी मैच्योरिटी 3 मंथ के बाद जब वो मैच्योर हो गया, तो बी से उसने उसको ले लिया फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल, जिसने बिल एक्सेप्ट किया। क्लियर। अब आता है एजेंसी फंक्शन। फर्स्ट क्या हुआ हमारा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या हुआ हमारा, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट वन क्या हुआ, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब बैंक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, और हम क्या हो गए, उसके क्लाइंट। यानी हम क्लाइंट यदि बैंक को कुछ वर्क देते हैं, यानी अपने कुछ ट्रांजेक्शन या कोई दूसरे वर्क देते हैं, तो वो बैंक करता है। दैट इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन, एज ए एजेंट वर्क करना। कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन एजेंसी फंक्शन फॉर देयर कस्टमर, इसके लिए करता है वो कस्टमर के लिए, हम ही तो उसके कस्टमर हुए। फॉर दिस सर्विसेज बैंक चार्ज सम कमीशन, और इन सर्विस को वो फ्री में नहीं करता है, इसके लिए वो एक कमीशन चार्ज करता है। यानी सर्विस फ्रॉम देयर क्लाइंट, क्लाइंट के लिए। सम ऑफ द एजेंसी फंक्शन आर, सबसे पहला फंक्शन हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स। सबसे पहला वर्क क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ फंड, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का ट्रांजेक्शन करना। सपोज एक व्यक्ति जो हरिद्वार में रहता है, और उसको क्या करना है, बी व्यक्ति को जो दिल्ली में रहता है उसको अपना पैसा ट्रांसफर करना है। या तो वो अपना पूरा कैश लेकर क्या करेगा, दिल्ली तक जाएगा, लेकिन वो ऐसा ना करके बैंक से बोलता है, और बैंक उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जो कि 5-10 मिनट की उसमें ही क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। वो अपना वहां जाने से और पैसे के खोने के रिस्क से बच जाता है। तो पहला फंक्शन क्या हुआ उसका, एजेंट के रूप में, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। Banks provide the facility of economical and easy remittance of funds from place to place, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, with the help of the instrument like demand draft, मेल ट्रांसफर। किसकी हेल्प से, डिमांड ड्राफ्ट की हेल्प से और मेल ट्रांसफर की हेल्प से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा पहुंचा देता है। आपने देखा होगा आजकल तो ट्रांजेक्शन फोन के द्वारा भी कर सकते हैं, हमें बैंक में जाकर फॉर्म भरने की नीड नहीं होती है, हम फोन पर भी अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या हुआ आपका, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम। कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, चेक कलेक्ट करता है, बिल, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, रेंट एंड अदर पीरियोडिकल रिसिप्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। यानी कस्टमर जैसे जैसे उसको बोलता है कि मेरे ये चीजें, यानी चेक हो गया, बिल हो गया, इंटरेस्ट होगा, यहाँ से इस समय पर कलेक्ट करना है। एंड ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेज, टैक्स पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरनी है, वो सब क्या करता है, पहले से ही वो उसको बता देता है, इस टाइम पर ऐसे ऐसे करना है। तो बैंक वो वर्क कर देता है, और उसके बदले में भी वो क्या करता है, अपनी सर्विस चार्ज करता है। ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन देयर क्लाइंट, जैसे जैसे क्लाइंट उसको इंस्ट्रक्शन देता है वैसे ही वो वर्क कर देता है। यानी क्या किया उसने, बैंक का क्लाइंट के रूप में कार्य क्या हुआ, सबसे पहले हो गया ट्रांसफर ऑफ फंड, दूसरा हो गया कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। आइटम में क्या आ गया आपका, चेक हो गया, बिल हो गया, इंटरेस्ट, यानी एक्सेट्रा। यानी बहुत सारे वर्क क्लाइंट उसको दे सकता है, समय समय पर बैंक अपने आप वो वर्क कर लेता है और उसके लिए सर्विस चार्ज करता है। नेक्स्ट वन, परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। परचेज और सेल, यानी जो कमर्शियल बैंक होता है, कुछ कमर्शियल बैंक को, सभी कमर्शियल बैंक को नहीं, कुछ कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के द्वारा अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, परचेज और सेल कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज को। किसके द्वारा, क्लाइंट के द्वारा। सम कमर्शियल बैंक आर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर। दे बाई एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, किसके बिहाफ पर सेल और बाई कर सकता है, अपने कस्टमर के बिहाफ पर। एंड हेल्प इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और इससे क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन, परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी।
ये भी वर्क किसका हुआ? आपका बैंक का। कमर्शियल बैंक बाई एंड सेल स्टॉक एंड शेयर्स, वो क्या करता है? स्टॉक और शेयर्स को क्या कर लेता है? परचेज कर लेता है ऑफ द प्राइवेट कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। यानी कस्टमर के बिहाफ पर वो स्टॉक भी खरीद सकता है, सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, शेयर्स भी कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आपको आगे भी पढ़ाऊंगी कि उसके कुछ होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसको क्या करता है? वो अपने कस्टमर को परचेज और सेल कर सकता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, यानी इनकम टैक्स के क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है। दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर ऑन मैटर रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स। यानी ये भी एक वर्क होता है किसका? कमर्शियल बैंक का, कि वो अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे, कंसल्ट करे उसको कि कैसे अपना टैक्स बचाए या कैसे उसको पे करे। एंड इवन प्रिपेयर देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और उसको प्रिपेयर करे, क्लाइंट को अपने प्रिपेयर करे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, जिसे बोलते हैं आईटीआर। वो तो सुना ही होगा आपने। नेक्स्ट, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर यानी बैंक एज ए ट्रस्टी वर्क करता है, एज ए एग्जीक्यूटर। Commercial bank preserve the will of their customer and trustee and execute them after their death and executor। यानी कमर्शियल बैंक का एक वर्क ये भी होता है कि वो क्या करता है? किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी उनका जो भी कस्टमर होता है या जिसका भी अकाउंट होता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को कि मेरी मृत्यु के बाद आपको ऐसे ऐसे करना है। यानी उसका जो मनी उसमें सेव किया हुआ है बैंक में, उसके लिए वो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देता है, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो आपको मेरे पैसे का क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बैंक क्या करता है? उसकी डेथ के बाद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी वो एक एग्जीक्यूटर के रूप में जो जो वर्क उसके कस्टमर ने लाइफ टाइम में, यानी जिंदा होते हुए दिए थे, वो सब उसकी मृत्यु के बाद एग्जीक्यूट करता है सभी वर्क को। यानी उसने अपनी विल के रूप में जो भी बातें कही थी, जिस जिस तरह से उसने अपने पैसे को मैनेज करने के लिए बोला था, उस वर्क को वैसे ही करता है। जैसे क्या होता है कि आपने अकाउंट खुलवाया, उसमें नॉमिनी डलता है, एफडीज होती है, शेयर्स होते हैं, जो भी बैंक में डिपॉजिट किया जाता है किसी भी रूप में, उसके जो भी नॉमिनी होते हैं, तो बैंक क्या करता है? उसकी मृत्यु के बाद वो उसको सौंप देता है। क्लियर? अब आता है आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कमर्शियल बैंक्स रेंडर सम जनरल यूटिलिटी सर्विस लाइक लोकर फैसिलिटी। लोकर फैसिलिटी तो आप जानते ही होंगे कि वहां पर क्या होता है? बैंक में कुछ लोकर ओपन कर दिए जाते हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति क्या करता है? अपनी जो सिक्योरिटी, जो मतलब जो कॉस्टली चीजें होती है, कोई अपनी ज्वेलरी रखता है, कोई अपनी एसेट रखता है, मीन पेपर्स रख सकता है वहां पर। और क्या होता है? प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां पर रखे जा सकते हैं, जितनी भी कॉस्टली चीजें होती हैं वहां पर क्या रख दिया जाता है? उसकी कस्टडी में, बैंक की कस्टडी में उसको रख दिया जाता है। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी लॉकर्स टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ द कस्टमर इन सेफ कस्टडी। यानी बैंक में लॉकर्स होते हैं सेफ कस्टडी के रूप में, वो क्या करता है? अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है और उसमें क्या करता है? वो कॉस्टली चीजें उसमें रख लेता है सेफली। किसकी कस्टडी में? बैंक की कस्टडी में। नेक्स्ट क्या हुआ? ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक यानी किसी भी बिजनेसमैन को यदि ट्रैवल करनी है और वो किसी किसी को क्या करना है? पैसे देने जाना है, तो वो उसको एक चेक प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके द्वारा? बैंक के द्वारा। किसको? ट्रैवलर को, किसी भी बिजनेसमैन को। यदि आप पैसा अपने साथ लेके जाओगे, वो आप कहीं छोड़ भी सकते हो और वो चोरी भी हो सकता है, और उसको क्या करना? कैरी करने में भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है? उन सभी समस्याओं से हटने के लिए या उस समस्याओं को खत्म करने के लिए ट्रैवलर चेक अवेलेबल करा दिया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने क्लाइंट को। कमर्शियल बैंक इशू ट्रैवलर चेक टू देयर कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। यानी जर्नी के दौरान जितना भी कैश ले जाने में डिफिकल्टी होती है, उससे बचने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करता है? अपने कस्टमर को चेक प्रोवाइड कराता है, ट्रैवलर चेक। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट से मतलब एक उधार दे देना। मीन क्या है? एक लेटर कमर्शियल बैंक के द्वारा, क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, कि इतना पैसा आप इसको उधार दे सकते हैं। वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, पैसा नहीं ले जाता, पैसा नहीं होता है, लेकिन उस लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा जो कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने क्लाइंट को दिया जाता है, तो वो दूसरी जगह जाकर वहां से पैसा ले सकता है। दे ऑल्सो इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। यानी ये व्यक्ति ऐसा है, इस योग्य है कि ये पेमेंट कर देगा और आप इसको उधार दे सकते हो।
यानी बैंक का एक लेटर किसी व्यक्ति को पहुंचाना कि आप हमारे कस्टमर को इतना पैसा उधार दे सकते हैं, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अंडरराइटिंग सिक्योरिटी। Commercial banks also undertake the task of underwriting security, as the public has full faith in the creditworthiness of bank. Public do not hesitate in buying of security underwriting by the bank. Suppose एक व्यक्ति अपनी नई कंपनी खोलता है, तो वो जो अपनी शेयर अपना बिजनेस करना चाहता है, वो क्या करता है, अपनी जो जिस एरिया में वो बिजनेस करना चाहता है वो वहां के व्यक्ति को नहीं जानता, और वो व्यक्ति उस बंदे को नहीं जानते हैं जिसने अपनी नई कंपनी खोली है। तो वो कंपनी वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने सारे शेयर बैंक को सेल आउट कर देता है। तो बैंक पर सभी व्यक्तियों को ट्रस्ट होता है, तो बैंक क्या करता है, जो अपने कस्टमर होते हैं उनको वो इजीली क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को, जो उसने उस कंपनी से, न्यू कंपनी से परचेज किए थे। दैट इज कॉल्ड अंडर राइट सिक्योरिटी। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या हुआ कि बैंक क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का क्या करता है, पूरा डेटा कलेक्ट करता है, और उसके बेस पर वो एज्यूम कर लेता है कि उस व्यक्ति की क्या कंडीशन है, मीन सोसाइटी में उसकी मॉनेटरी कंडीशन क्या है, और वो कितना ट्रस्टेबल पर्सन होता है। बैंक कलेक्ट द पब्लिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द ट्रेड, commerce, and the industry. Hence, they advise customer on financial matter, जिससे कि वो उस अपने कस्टमर को फाइनेंशियल मैटर पर एडवाइस भी कर सकता है, किस बेस पर कि उसकी कितना कितना उसके पास मनी है, और कैसे उसको वो स्पेंड करे, और किस तरह से वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section, and I will try to make video on those topics as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.